तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग साइनैप्स। आज हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th साइंस के 6th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, इन्हें जानने से पहले हमें जानना होगा कि लाइफ किसे कहते हैं या लिविंग किसे कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिख रही हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ लिविंग है या कौन सी फ़ोटो जो है वो एक लिविंग चीज़ की है और कौन सी एक नॉन लिविंग चीज़ की। आप इजीली बता पाएंगे, क्यों? बिकॉज आपने देखा है कि डॉग एक ज़िंदा चीज़ है, कैमेलियन एक ज़िंदा चीज़ है, लेकिन फ़ैन ज़िंदा नहीं है। लेकिन आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे? ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें देख के हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं। ओके, जैसे कि हम कहेंगे कि ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ, जो चीज़ें ग्रो करें वो लिविंग हो सकती हैं। ओके, लेकिन आपने देखा होगा कि माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं। आपने देखा नहीं होगा कि बिकॉज उनका जो पेस है ग्रो होने का वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, लेकिन माउंटेन्स भी ग्रो करती है, मतलब माउंटेन एक नॉन लिविंग चीज़ है, फिर भी वो ग्रो कर रही है। आप देखे होंगे कुछ बॉल्स आते हैं मार्केट में जो कुछ रबर जैसे मटेरियल से बनी होती है। अगर आप उन्हें पानी में डालेंगे तो वो स्वेल हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो इवन दैट थिंग इज़ इंक्रीजिंग इन साइज, मतलब ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। ओके, फिर आप कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस और उसके जो है ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। लेकिन क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? जैसे कि कोई इनफर्टाइल कपल है, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या वो नॉन लिविंग हो जाएगा? कुछ एनिमल्स हैं, हाइब्रिड एनिमल्स, जैसे कि म्यूल, जो कि एक हॉर्स और एक डोंकी का जो क्रॉस ब्रीड होता है या मिक्स ब्रीड है, तो वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि वो स्टेराइल रहता है। तो क्या अ, वो भी नॉन लिविंग है? तो रिप्रोडक्शन भी एक क्राइटेरिया नहीं है। ओके, फिर हम कहेंगे कि मूवमेंट। ओके, ज़्यादातर आप एक चीज़ को देख के तभी बता पाते हैं वो ज़िंदा है या नहीं, जब आप उसे मूवमेंट करता हुआ देखें। ठीक है, तो लिविंग और मूवमेंट ये दोनों वर्ड बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड हैं। किसी चीज़ को मूवमेंट करता हुआ देख के हम उसे लिविंग समझ लेते हैं। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी मूवमेंट करे, ठीक है, तो हम उसे लिविंग समझ लेते हैं। तो क्या फैन भी मूवमेंट कर सकता है? ठीक है, और बहुत सारे टॉयज़ हैं वो भी मूवमेंट करते हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, कार्स भी मूवमेंट करते हैं, व्हीकल्स भी मूवमेंट करते हैं। तो क्या वो सब लिविंग है? क्या मूवमेंट एक क्राइटेरिया हो सकता है डिफ्रेंशिएट करने का लिविंग और नॉन लिविंग में? ओके, तो इन प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे या फिर कोशिश करेंगे जानने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मूवमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है या टू टाइप्स के होते हैं मूवमेंट्स। एक मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस मूवमेंट्स आर मैक्रोस्कोपिक, जो हमें दिख रहे हैं। और हमें नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसे ही मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फैन घूम रहा है, वो फिजिकली हमें दिख रहा है। ओके, टॉयज, कोई खिलौना है वो चल रहा है या कोई मूवमेंट कर रहा है, तो वो मूवमेंट हमें दिख रहा है। लेकिन एक दूसरे प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं जो है माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ओके, ऐसे मूवमेंट्स तो हमारे बॉडी में या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ये मूवमेंट्स हमेशा चलते रहते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स जो हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, हर एक रिएक्शन जो आप अभी सुन रहे हैं, ऑडिटरी पाथवे उसका मतलब आपके ये सुनने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी जोड़ तोड़ हो रहा है, और इसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं मुझे।
ठीक है। आप अपना हाथ मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट्स सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है, आपका डीएनए सिंथेसाइज कर रहा है, रिप्लिकेट होने के लिए अपने आप को डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, डीएनए आपके साइटोप्लाज्म में सेल के बहुत सारे प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है, उसका पैकेजिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो मूवमेंट है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे वो हो रहा है आपकी बॉडी में, और ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, भले ही वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक सेलुलर मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमें बताता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या उसे ऑर्गेनिज्म कहना सही होगा या नहीं पता नहीं, कि वो वायरस, अभी हाल ही में हम इस टर्म से बहुत ही फेमिलियर हो गए हैं, कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन वायरस एक ऐसी चीज़ है जिसे अभी तक ये नहीं बता पाया गया है कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। बिकॉज वो अगर किसी सेल के बाहर है, अगर आपका सेल है, तो अगर वायरस इस सेल के बाहर है तो वो नॉन लिविंग थिंग के जैसा, ये वायरस है, समझिए वायरस है और ये सेल है, तो वो एक नॉन लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। वो अपने इन्वायरमेंट को रिएक्शन नहीं देगा, जैसे कि एक नॉन लिविंग थिंग होता है, एक स्टोन है, एक कोई भी रखा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा है, वैसे वो रहेगा। लेकिन जैसे ही वो किसी अपने होस्ट सेल से अटैच होगा तो वो लिविंग प्रॉपर्टीज़ दिखाने लगेगा, वो अपना डीएनए जो है इंजेक्ट कर देगा अपने होस्ट सेल के अंदर, और फिर उसका डीएनए रिप्लिकेट करेगा उसके होस्ट सेल के अंदर, और फिर उसकी हज़ारों कॉपियाँ बन जाएंगी। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे अभी तक लिविंग में भी नहीं डाला गया है और नॉन लिविंग थिंग में भी नहीं डाला गया, ये बीच में कहीं पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे इस डेफिनेशन को, जो हम लिविंग का डेफिनेशन कह रहे हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक मूवमेंट्स दिखने चाहिए हमें सेलुलर लेवल पे, और उसका एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। लेकिन ये उन क्राइटेरियाज पे एक प्रश्न चिन्ह डाल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है मूवमेंट के बारे में या फिर लिविंग के बारे में। मूवमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। मूवमेंट्स दो टाइप के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक होता है मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट जो हमें आंखों से दिख रहा है, जैसे कि वॉकिंग, ब्रीथिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। और एक ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो सेल्यूलर लेवल पे होते हैं, और वो हमेशा होते ही रहते हैं। भले ही आप सो रहे हों, भले ही आप खा रहे हों, आप मेडिटेट कर रहे हों, आप खेल रहे हों, आप पढ़ रहे हों, या आप साइनेप्स का वीडियो देख रहे हों, आपके बॉडी में मूवमेंट्स हमेशा होते रहते हैं सेलुलर लेवल पे। आपका आपके हर एक जो सेल हैं बॉडी के, वो हमेशा काम करते रहते हैं, भले ही आप रेस्ट कर रहे हों। ओके, तो इन मूवमेंट्स के वजह से हम डिफाइन कर पाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, हमने जान लिया कि लिविंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग के क्या क्राइटेरिया डिफाइन करने के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट्स होने चाहिए। कैसे मूवमेंट्स होने चाहिए? वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के, माइक्रोस्कोपिक तो हो ही सकते हैं। देखिए, प्लांट्स में जो है हमें माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स देखने को नहीं मिलता है। गोइंग रॉन्ग हो हियर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग साइनैप्स। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ये आपके क्लास 10th साइंस का 6th चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि लाइफ क्या है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग या फिर ज़िंदा रहना किसे कहते हैं। हम किसी चीज़ को जीवित या निर्जीव में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही हैं। ये एक फ़ैन की इमेज है, ये कैमेलियन की इमेज है, ये डॉग की इमेज है, और ये एक चेयर की इमेज है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग, ठीक है। आपने मुझे आंसर तो दे दिया कि कौन सी चीज़ लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग, लेकिन आपने डिफ्रेंशिएट कैसे किया? आपने कैसे पता किया कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। या फिर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आप कैसे पता करते हैं कि कोई चीज़ ज़िंदा है या नहीं है।
पहला आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, मूवमेंट्स। आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है मूवमेंट। अगर कोई चीज़ हमें मूवमेंट करती हुई दिखे तो हम अ, पहला हमारा इंप्रेशन होता है कि ये ज़िंदा है। अगर हम गलती से किसी नॉन लिविंग थिंग को भी मूवमेंट करता हुआ देख लें तो हमें एक बार सोचना पड़ता है क्या सच में ये ज़िंदा है? ओके, तो लिविंग बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है मूवमेंट से, लाइफ बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है मूवमेंट से। ठीक है, और भी कुछ क्राइटेरियाज हो सकते हैं क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ इनफर्टाइल कपल हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ हाइब्रिड एनिमल्स हैं जैसे कि म्यूल, जिसे हम खच्चर कहते हैं हिंदी में, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो स्टेराइल होते हैं। उसके बाद हम तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लिविंग का। फिर हम कहेंगे कि ग्रोथ भी हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपकी हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन अब जब आप 10th में पहुंच चुके हैं तब आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आपने ग्रो किया, इसका मतलब आप लिविंग हैं, आप जिंदा हैं। लेकिन बहुत सारी नॉन लिविंग चीज़ें भी ग्रो करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं। ओके, हमारे जो हिमालय हैं, हिमालयस जो हैं वो बहुत ही यंग माउंटेन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पेस पे अभी ग्रो कर रहे हैं। उनका ग्रोथ हमारे कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है। ठीक है, वो 100 साल में 200 साल में कुछ इंच बढ़ते हैं, लेकिन वो भी बढ़ तो रहे हैं। तो क्या वो भी लिविंग है? नहीं। तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, हो सकता है लिविंग का या लाइफ का। फिर हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग स्टिम्युलाई या इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट। हम तभी पता कर सकते हैं कि एक चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग जब वो अपने इन्वायरमेंट से कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करे, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करे और बदलते इन्वायरमेंट के साथ उसको उसको रिस्पॉन्स करे बदलते इन्वायरमेंट को। जैसे कि आपको अगर आपके हाथ पे मच्छर बैठा है और वो आपको काट रहा है तो आप क्या करेंगे? आप रिस्पॉन्ड करेंगे, आप उसे भगाने की कोशिश करेंगे, उसे मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपने अपने इन्वायरमेंट से रिएक्ट किया और आपको कुछ स्टिमुलाई मिला, मतलब आपको कुछ एक्साइट करने वाली चीज़ मिली और आपने उसको रिएक्शन दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, मतलब उनके पास कॉन्शियसनेस है। फिर आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो कोमा में है जो पेशेंट, वो अनकॉन्शियस है, तो क्या वो जिंदा नहीं है? दैट कैन बी अ क्वेश्चन। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास अभी है नहीं। ठीक है, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जिंदा रहना या फिर जीवन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और उसके आंसर्स भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मूवमेंट्स की। देखिए, आपने अपने आपका इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो आपने क्या किया? रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के लिए आपने क्या किया? मूवमेंट किया। जैसे आपके हाथ पे अगर मच्छर बैठा तो उसे मारने के लिए, उसे भगाने के लिए आपने दूसरे हाथ से अपने दूसरे हाथ पे मारा। ठीक है, तो आपने क्या किया? मूवमेंट किया। तो जब भी हम लाइफ को देखते हैं उसे हम एसोसिएट करते हैं मूवमेंट से। लेकिन अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो मूवमेंट करते हैं वही चीज़ें जिंदा है? तो क्या प्लांट्स जिंदा नहीं है? क्योंकि प्लांट्स तो हमें कोई विजिबल मूवमेंट करते हुए नहीं दिखते हैं। ओके, तो प्लांट्स नॉन लिविंग हो गए। तो यहीं पे हम समझने के लिए क्या करते हैं, मूवमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट और एक माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट्स जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम आंखों से देख पा रहे हैं, जैसे चलना, सांस लेना, खाना। दिस आर ऑल मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स। और ऐसे मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स में, बर्ड्स में। ये रहा मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो सेल्यूलर लेवल पे होते हैं।
ओके, जैसे कि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपकी आंखों को बहुत सारे आपके आंखों में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रहे हैं, इसके वजह से आप ये देख पा रहे हैं। आप जो मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके कानों के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप अब अभी बैठ के आराम से लेक्चर देख रहे हैं, तब तक आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो खुद को रिप्लिकेट कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया या फिर जो माइक्रोब्स अंदर आए हैं उनसे फाइट कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा रिएक्शन या फिर बहुत सारा मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इन मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट। तो लाइफ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हर एक जिंदा चीज़ के अंदर एक सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब एक सेल ढांचा होता है उसके पास, और उस सेल के अंदर हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो लाइफ हम किसे जिंदा कह सकते हैं? ऐसी चीज़ जिसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके अंदर सेल्यूलर मूवमेंट्स या फिर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो, उस चीज़ को हम जिंदा कहते हैं या फिर लिविंग कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट भले ही एक जगह पे खड़े हों, हमें कोई मूवमेंट करते हुए नहीं दिख रहे हों, लेकिन उनके अंदर भी सेल्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, वो भले ही बहुत छोटा हो लेकिन उसके पास भी एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए है, और उसके सेल के अंदर भी बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे होते हैं। तो ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे जो मूवमेंट्स है और ऐसा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है या फिर अपवाद है, जिसका नाम है वायरस। ओके, वायरस जो है वो जब किसी सेल के बाहर रहता है, जब अपने होस्ट के बाहर रहता है, तब वो कोई मूवमेंट नहीं दिखाता है। ओके, वो एकदम नॉन लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आता है, वो अपना डीएनए उस सेल के अंदर डाल देता है और फिर वो एक लिविंग के जैसा बिहेव करने लगता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा। उसका डीएनए जब उसके होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट करने लगता है उस सेल के अंदर और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना के उस सेल को बर्स्ट करके बाहर आ जाता है। तो बहुत सारे वायरस के कॉपीज़ बन जाते हैं, ठीक है। वायरस का नाम हमने अभी सब ने सुना ही है, बिकॉज ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस। तो ये वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में है। अभी तक साइंटिस्ट बता नहीं पाए हैं कि ये जिंदा है या नहीं है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बायोलॉजी इज साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, तो ऐसे एक्सेप्शंस हमें मिलते रहते हैं। लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है कि मूवमेंट्स हो रहे हैं हमारे बॉडी में, माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने देख लिया कि लाइफ क्या है, हम किसे ज़िंदा कहते हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। आपकी लेसन का जो नाम है लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप भले ही रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, खा रहे हो, आपके बॉडी के अंदर हमेशा हलचल चालू रहती है। बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे मूवमेंट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस होते रहते हैं आपके बॉडी में। ये हमेशा होते रहते हैं बिकॉज आपकी बॉडी या फिर किसी भी फिजिकल सिस्टम को हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है। जैसे कि मैं अगर एक कंटेनर लूँ, ओके, और उसके बीच में एक मेम्ब्रेन रख दूँ, या उसके बीच में एक समझिए एक पार्टीशन डाल दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर से इसको बंद कर दिया और यहाँ मैंने एक यहाँ से मैंने अगरबत्ती की काठी डाली या फिर एक इंसेंस स्टिक जिसे हम कहते हैं वो डाला। यहाँ पूरा धुआं हो जाएगा, ओके, इस साइड में पूरा धुआं हो जाएगा, वो गैस से भर जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल से। अगर मैं इस पार्टीशन में एक होल बना दूं तो क्या होगा? आप सभी ने देखा होगा ये, जब आप खिड़की खोलते हैं, जब आपकी मम्मी पूजा कर रही हो और जैसे आप खिड़की खोलते हैं तो सारा धुआं क्या होता है, खिड़की से बाहर जाने लगता है। तो ये क्या होगा, ये धुआं पूरा जो है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा इस साइड, ठीक है।
और तब तक डिफ्यूज़ होगा जब तक धुएं का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ और यहाँ दोनों साइड में सेम ना हो जाए, दोनों साइड में समान मात्रा में जब तक गैस के मॉलिक्यूल्स ना आ जाए तब तक वो डिफ्यूज़ यहाँ से यहाँ होता रहेगा। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है गैस का वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहता है, दोनों साइड सेम होना चाहता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारा बॉडी भी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, मतलब डिसऑर्डर्डनेस की तरफ जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस हमें करने पड़ते हैं हमारी बॉडी को, जो कि फोर्सफुली हमें इक्विलिब्रियम में जाने से बचाए। बिकॉज अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला जाए तो वो फिर वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता है। और अगर वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। बिकॉज हमारे बॉडी को हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करना ही पड़ता है। ओके, तो हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में जाने से अपनी बॉडी को बचा रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट है इसमें, लेकिन आप ये याद रखिए कि आपकी बॉडी हमेशा डिसऑर्डर्डनेस की तरफ जा रही है। डिसऑर्डर्डनेस की तरफ मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है आपकी बॉडी का हमेशा। तो इस एंट्रोपी को कम करने के लिए, इसको वापस से ऑर्डर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बार बार कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ रही हैं, कुछ काम करना पड़ रहा है ताकि ये वापस वो उसका डिसऑर्डर्डनेस कम हो, उसको वापस से ऑर्डर में लाया जाए। ओके, तो हमने जाना अभी लाइफ के बारे में। अब हम जानेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, जो आपके लेसन का नाम है। तो देखिए, आपके बॉडी में हमेशा डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रहा है। मतलब हर एक फिजिकल सिस्टम का, हमारा बॉडी भी एक फिजिकल सिस्टम है, तो हर एक फिजिकल सिस्टम का एक नेचर होता है कि वो हमेशा डिसऑर्डर्डनेस की तरफ जाती है। उससे उसका जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाता है और इसके वजह से वो इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ओके, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर धुआं हो, कभी आपने पूजा किया हो या कभी मम्मी पूजा करती होगी, तो आपने देखा होगा कि जब वो इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं, जब वो अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या होता है, घर में धुआं भर जाता है। और जैसे आप खिड़की खोलते हैं तो वो धुआं क्या होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है खिड़की से बाहर। तो क्या हो रहा है, ये डिसऑर्डर्डनेस बढ़ा रहा है अपनी। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, धुएं के जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपनी डिसऑर्डर्डनेस बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए। ओके, और वो इक्विलिब्रियम में चला जाए, मतलब धुएं का जो कॉन्सेंट्रेशन घर के अंदर है और जो धुएं का कॉन्सेंट्रेशन घर के बाहर है वो सेम होना चाहिए। धुआं तब तक डिफ्यूज़ होगा जब तक दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, और वो तब डिफ्यूजन उसका रुक जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में चला जाए तो हम वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो उसके पास एनर्जी नहीं बचती है और फिर वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी हमेशा काम करती है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में ना चला जाए। जैसे कि हमारे बॉडी में कैसे डिसऑर्डर्डनेस बढ़ रहा है, आपके सेल्स में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं और उन रिएक्शंस की वजह से CO2 बन रहा है, और वो CO2 अगर आपकी बॉडी में रहे ज़्यादा टाइम तक तो वो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, वो आपके ब्लड का pH कम कर सकता है। तो उस बनते हुए CO2 को आपको जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, हम जब रेस्पिरेशन में एक्सपायर करते हैं तो हम CO2 को बाहर निकालते हैं। आपके बॉडी में लगातार रिएक्शंस हो रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन खर्चा हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, तो आपको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का। भले ही आप सो रहे हो, आप खा रहे हो, लेकिन ये प्रोसेसेस हमेशा हो रही हैं आपकी बॉडी में। ओके, तो हमेशा हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है। फिर आपकी बॉडी एक्टिविटी कर रही है, तो क्या हो रहा है, जब आप एक्टिविटी करते हैं तब आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए, एक्टिविटी के लिए।
और जब कॉन्स्टेंटली एक्टिविटी कर रहे हैं, भले ही आप सोए हो लेकिन आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी बॉडी में। ओके, जैसे आपका हार्ट पंप हो रहा है हमेशा, आप सांस ले रहे हैं हमेशा, और सेलुलर लेवल पे जो सिंथेसिस है डीएनए का वो हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? आपको खाना पड़ेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन। खाना खाएंगे, वो डाइजेस्ट होगा, फिर उससे एनर्जी बनेगी या एटीपी बनेगी। तो आपको न्यूट्रिशन चाहिए। ये एक प्रोसेस हो गया। हमने अब तक दो प्रोसेस देख लिए, दैट इज़ रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। फिर अभी जो रिएक्शन, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, आपके सेल्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी निकालना ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो ज़्यादा टाइम तक आपके बॉडी में रहेगा तो आपको हार्म करेगा। उन्हें वेस्ट कहा ही क्यों जा रहा है? बिकॉज दे कैन कॉज हार्म, दे आर नॉट ऑफ यूज़ फॉर आवर बॉडी। तो उसे निकालने के लिए हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए, ठीक है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है उसके लिए। फिर ये जो आपने डाइजेस्ट किया हुआ खाना है या फिर जो भी सांस आपने अंदर लिया है, ऑक्सीजन अंदर लिया है, उसको भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए वो। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। तो उसके लिए है सर्कुलेटरी सिस्टम। और भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे कि आप के बॉडी के अंदर बहुत सारे हर रोज़ आपकी बॉडी जो है एक बैटल फाइट करती है। एक नहीं बल्कि लाखों बैटल्स फाइट करती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इन्वेड करते हैं और उनसे आपको डिफेंड करना ये आपकी बॉडी का काम है। तो उसके लिए आपका इम्यून सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आपको हमेशा बचाए रखते हैं और आपको एक लिविंग कंडीशन में, एक ज़िंदा चीज़ को ज़िंदा कंडीशन में रखने के लिए ये प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। भले ही आप सो रहे हों, जाग रहे हों, आपके अंदर ये प्रोसेसेस हमेशा होती रहती हैं। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। और आगे हम लाइफ प्रोसेसेस को डिटेल में देखेंगे, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हम देखेंगे कि ये प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे। और आज के लिए तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।